मैं पुष्कर सिंह राव कोणार्क ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन जानते हैं कि वर्तमान में रीट की वैकेंसी निकली हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि रीट की अपन तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन रीट का सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अपन रीट के सिलेबस में कौन सा विषय कैसे पढ़े, कितना पढ़े, किस यूनिट से कितने कितने प्रश्न आते हैं। इसके लिए मैं आज आपको रीट के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं कि कौन सा विषय कितने नंबर का आता है। तो सबसे पहली बात यह है कि रीट का सिलेबस, रीट फर्स्ट लेवल, रीट सेकंड लेवल एसएस और रीट सेकंड लेवल साइंस, तीनों के लिए 90 नंबर का जो सिलेबस होता है वो तीनों लेवल के लिए समान होता है। इसमें क्या होता है कि 30 नंबर का अपने मनोविज्ञान आता है, 30 नंबर का अपने हिंदी और 30 नंबर की जो सेकंड लैंग्वेज आती है उसमें अपन अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं, संस्कृत भाषा का चयन कर सकते हैं, उर्दू वाले उर्दू भाषा का चयन कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान के जो 30 नंबर आते हैं, प्रश्न भी आते हैं 30 और कितने नंबर के होंगे तो वो भी 30 नंबर के होंगे। तो मनोविज्ञान विषय को 5 यूनिट में विभाजित कर रखा है। सबसे पहली यूनिट आती है बाल विकास की। बाल विकास की में जैसे बाल विकास की पूरी अवस्थाएं हो गई, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे बाल विकास की यूनिट के अंदर आएंगे। दूसरी यूनिट आती है जैसे अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और उसके साथ में बिंदु आता है अपना अभिप्रेरणा। उसके बाद में तीसरी यूनिट आएगी। तीसरी यूनिट में आता है जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत के तत्व, व्यक्तित्व को मापने की विधियां। उसके बाद में बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि मापन की विधियां। चौथी यूनिट के अंदर शामिल होता है अपना विविध अधिगमकर्ता की समझ। जैसे कोई पिछड़ा बालक है, कोई किसी प्रकार का बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, उसके सीखने की किस किस प्रकार की विधियां, उसका समायोजन। उसके बाद में विधि आती है, बिंदु आता है समायोजन। और 5वीं यूनिट के अंदर सम्मिलित की जाता है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंदर क्या आता है, एनसीएफ 2005, क्रियात्मक अनुसंधान, आरटी 2009, सतत व्यापक मूल्यांकन, ये सभी बिंदु अपने इसको अंदर सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार इस मनोविज्ञान को 5 यूनिटों में विभाजित कर रखा है और प्रत्येक यूनिट से 6 प्रश्न लिए जाते हैं। तो मनोविज्ञान संपूर्ण अपने कितने अंक का हो जाता है, 30 अंक का हो जाता है। दूसरा, यदि हिंदी भाषा का चयन करते हैं अपन भाषा फर्स्ट के रूप में, तो भी हिंदी भाषा कितने नंबर की प्राप्त होगी, अपने 30 नंबर की। हिंदी भाषा 30 नंबर की आती है, उसको भी 2 भागों में विभाजित कर रखा है। 2 भागों में विभाजित किया है इन्होंने। सबसे पहला भाग बनाया व्याकरण का। व्याकरण के भी 15 नंबर प्रश्न आएंगे, 15 नंबर अंक के। शिक्षण विधियों के भी 15 प्रश्न आएंगे, 15 नंबर के। अब व्याकरण के जो 15 प्रश्न आएंगे उनमें हिंदी में क्या होता है कि व्याकरण के प्रश्नों को 2 गद्यांश के रूप में विभाजित किया जाता है। अब गद्यांश के रूप में जब विभाजित किया जाएगा तो गद्यांश देख करके उसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों के प्रकार अपन देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, एक प्रश्न आ सकता है अपने शब्द ज्ञान का, फिर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन, काल, लिंग और वाक्य रचना। इन सारे बिंदुओं के आधार पर अपने को कितने अंक प्रश्न आ जाएंगे, तो 15 प्रश्न अपने सामने आएंगे। उसके बाद हिंदी से संबंधित शिक्षण विधियां आएगी, वो भी कितने अंकों में विभाजित होगी, 15 अंकों में। 15 अंकों में जो शिक्षण विधियां होगी उसमें क्या होगा, जैसे हिंदी की प्रमुख शिक्षण विधियां, भाषा के कौशल जैसे श्रवण, भाषण, पठन, लेखन होता है, फिर मूल्यांकन, फिर सतत मिलन और मूल्यांकन, उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण। इन बिंदुओं को आधार मानकर कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 15 प्रश्न व्याकरण के हो गए और 15 प्रश्न अपने शिक्षण विधियों के हो गए। दोनों मिलाकर के हिंदी कितने नंबर की हो जाएगी, 30 नंबर की हो जाएगी। फिर भाषा सेकंड के रूप में जब अपन पढ़ते हैं तो भाषा सेकंड में यदि अपन ने फर्स्ट भाषा के रूप में हिंदी का चयन किया है तो भाषा सेकंड के रूप में अपना संस्कृत विषय भी हो सकता है, अंग्रेजी विषय भी हो सकता है। जैसे अपन कोई भी भाषा होगी वो 30 अंकों में विभाजित होगी। तो जैसे अपन देखते हैं संस्कृत विषय के 30 अंक होंगे और वो कितने भागों में विभाजित होगा, 2 भागों में। व्याकरण को वापस कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में।
अब व्याकरण को जो दो भागों में बांटा गया, तो हिंदी की तरह व्याकरण में भी क्या होता है कि दो गद्यांश आएंगे, और कभी कभी क्या आता है दो गद्यांश की जगह के एक गद्यांश आ जाए एक पद्यांश आ जाता है, तो एक प्रश्न नया निर्माण हो जाता है जो छंद का, और यदि दोनों गद्यांश ही आए तो छंद का प्रश्न सम्मिलित नहीं होता है। अब दो प्रश्न व्याकरण के जो पैराग्राफ आएंगे उस प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे संस्कृत का परिचय हो सकता है, और संस्कृत के परिचय में जैसे किसी कवि का नाम आ जाए, उसकी कौन सी कृति है, कब जन्म हुआ, माता पिता गुरु कौन से, ये पूछा जा सकता है। संस्कृत शब्द का उल्लेख पूछ सकता है, व्याकरण शब्द का उल्लेख पूछ सकता है। ये संज्ञा प्रकरण में जैसे माहेश्वर सूत्र है, पाणिनि शिक्षा पद्धति है, अपने प्रयत्न है, उच्चारण स्थान है, संज्ञा है, ये इत्यादि। उसके बाद में शब्द रूप, धातु रूप, अशुद्धि संशोधन, अनुवाद, प्रश्न निर्माण, अव्यय। अव्यय किसमें से पूछे जाएंगे, जो सुक्तियां यदि कोई पूछी जाती है तो उसमें प्रश्न का निर्माण हो जाता है अव्यय का। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन, कारक, संधि, समास और प्रत्यय। इसी प्रकार ये 15 प्रश्न हो गए। अब 15 प्रश्न हो गए व्याकरण के, 15 प्रश्न पीछे किसके बचेंगे, शिक्षण विधियों के। 15 प्रश्न जो शिक्षण विधि होंगे उसमें क्या होगा, संस्कृत की मुख्य शिक्षण विधियां होंगी। उसके बाद में संस्कृत के शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होंगे, फिर भाषा से कौशल कौन कौन से है, फिर संस्कृत अधिगम के साधन किन किन साधनों के माध्यम से अधिगम से वो सरल बना सकते हैं वो साधन। उसके बाद संस्कृत के मूल्यांकन, प्रश्नों के प्रकार जैसे लिखित और मौखिक प्रश्न होते हैं वैसे सतर मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, इन सारे बिंदुओं को आधार मान करके संस्कृत में शिक्षण विधियों के कितने प्रश्न लिए जाएंगे, 15 प्रश्न लिए जाते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी विषय को दो विभागों में बांट सकते हैं, ग्रामर में और टीचिंग मेथड में। ग्रामर के भी दो पैराग्राफ दे करके 15 प्रश्न उसमें से हो जाएंगे, और टीचिंग मेथड के भी सीधे कितने अंक हो जाएंगे, 15 अंक हो जाएंगे। ये तो दोस्तों देखो 90 नंबर का जो अंक बाहर है वो रीट फर्स्ट लेवल, रीट सेकंड लेवल एसएस और रीट सेकंड लेवल साइंस, ये सब के लिए कॉमन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर अपने पास में एक पोर्शन आता है 60 अंक का, क्योंकि 90 नंबर का सबके समान हो गया, तो पीछे कितने अंक बचेंगे, 60। अब 60 अंक में यदि अपन सबसे पहले बात करते हैं रीट फर्स्ट लेवल की, रीट फर्स्ट लेवल जैसे जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है उनकी बात करते हैं, उनमें क्या होता है कि 60 नंबर का जो अंक बार उसको दो भागों में बांट दिया। पहला पोर्शन बनाया पर्यावरण का, पर्यावरण को भी बांट दिया 30 अंकों में, और दूसरा भाग बनाया गणित का, गणित को भी बांट दिया 30 अंकों में। इस प्रकार से 60 अंक। अब पर्यावरण के जो 30 अंक आ रहे उसमें क्या होगा, पर्यावरण की शिक्षण विधियों के भी कितने प्रश्न आएंगे, 10। उसके अलावा पर्यावरण में जैसे परिवार है, वस्त्र है, रख रखाव है, ये सारे ज्योग्राफी के टॉपिक आ जाएंगे अपने। पंचायती राज, राजस्थान, पॉलिटिकल संविधान के प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न आ जाएंगे, और इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास के प्रश्न आ जाएंगे। ये सब मिलाकर के 10 अंक इधर चले गए, पीछे कितने अंक बचे, 20 अंक बचे। तो ये पर्यावरण कुल कितने अंकों की हो जाएगी, अपने 30 अंकों की। गणित की बात करते हैं तो गणित अपने कितने नंबरों की है, 30 अंकों की। तो गणित और गणित की शिक्षण विधियों के कितने प्रश्न आएंगे, 10 अंक आएंगे, पीछे कितने बचेंगे, 20। इसका मतलब 20 अंक की जो होगी वो क्या हो जाएगी, अपनी सीधी डायरेक्ट गणित के प्रश्न हो जाएंगे। इस प्रकार फर्स्ट लेवल का पोर्शन कितने नंबर का हो गया, 60 नंबर का, और 90 नंबर का अपने सबके कॉमन था, तो 90 + 60 करेंगे तो रीट फर्स्ट लेवल के भी कितने प्रश्न हो जाएंगे, 150 प्रश्न हो जाएंगे, और कितने अंकों का हो जाएगा, तो 150 अंकों। दूसरी बात करते हैं रीट सेकंड लेवल साइंस, जिनका सामाजिक अध्ययन रहा है और जो सेकंड लेवल सामाजिक अध्ययन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि सेकंड लेवल साइंस में भी कितने प्रश्न आएंगे, ऑप्शन में तो 60 प्रश्न आएंगे। अब 60 प्रश्न जो आएंगे उसमें से क्या होगा कि 10 अंक तो अपने सामाजिक की शिक्षण विधियों के होंगे, और 50 प्रश्न अपने किसके आएंगे, तो सामाजिक शिक्षण के आएंगे। अब 50 प्रश्न जो सामाजिक शिक्षण के आएंगे उसमें अपने क्या क्या है, एक तो ये अपने संविधान के अंदर जो जो विषय दे रखे वो, उसके बाद दूसरा पोर्शन है अपने इतिहास का, तीसरा पोर्शन है अपने भूगोल, और चौथा पोर्शन है अपना कला संस्कृति का। संविधान जो दे रखा उसमें भारतीय संविधान के बारे में विषय भी है और राजस्थान के संविधान के बारे में विषय भी है। इतिहास के अंदर आपके भारत का इतिहास भी है, आधुनिक भारत का इतिहास भी है, और राजस्थान का इतिहास भी है।
ज्योग्राफी भूगोल के अंदर आपको विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है और राजस्थान का भूगोल भी है। और तीसरा पोर्शन आता है अपना कला संस्कृति का, जिसमें केवल राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में पूछा जाता है। ये अपने कितने अंकों का हो गया? 50 अंकों का सामाजिक अध्ययन, 10 अंकों की सामाजिक शिक्षण विधियाँ। कितने अंकों की होगी? 60, 90 नंबर का कॉमन पोर्शन, 60 नंबर का एसएस, 150 प्रश्न ये अपने एसएस के लिए। उसके बाद अपन जल्द बात करते हैं रीड सेकंड लेवल साइंस की। रीड सेकंड लेवल साइंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी कॉमन चीज़ें हो जाती है कि भाई 30 नंबर का मनोविज्ञान हो गया, 30 नंबर की हिंदी हो गई, 30 नंबर की अंग्रेजी या संस्कृत हो गई। 90 नंबर के बाद में कितने नंबर का शेष बच जाता है? तो इनके भी कितने अंकों का शेष बच जाता है? 60 अंकों का। अब 60 अंकों का जो कार्यभार शेष रहता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी इनको 2 भागों में बांट रखा है। गणित भी 30 अंकों की, विज्ञान भी 30 अंकों की। गणित जो 30 अंकों की है उसमें क्या होगा? 10 प्रश्न तो सीधे गणित की शिक्षण विधियों के आएंगे और 20 प्रश्न जो बचेंगे वो सीधे केवल और केवल गणित के पूछे जाते हैं। उसके बाद में विज्ञान में भी ऐसे ही होता है कि 10 प्रश्न तो विज्ञान की शिक्षण विधियों के और 20 प्रश्न जो बचते हैं वो बच जाते हैं पूरे विज्ञान के। अब यहाँ पे विशेष क्या है कि जो 20 प्रश्न विज्ञान के शेष बच जाते हैं, यहाँ पे इनके रसायन विज्ञान भी है, केमिस्ट्री, दूसरा इनका फिजिक्स भी है, भौतिक विज्ञान, ठीक है, और तीसरा इनके क्या है? केमिस्ट्री और जीव विज्ञान। इन तीनों विज्ञान से मिला करके अपने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये रीट का सिलेबस है। अपने को सबसे ज़्यादा सबसे पढ़ाई करने से पहले ये पता होना चाहिए कि अपने को कौन सा विषय कितने नंबर का पढ़ना है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे मनोविज्ञान पढ़ाई जा रही है तो मनोविज्ञान में क्या होगा? 5 यूनिट तो प्योर मनोविज्ञान से, 4 यूनिट तो प्योर मनोविज्ञान से, 5वीं यूनिट है उसमें क्या होता है? आरटीएफ, एनसीएफ, क्रियात्मक अनुसंधान, सतत व्यापक मूल्यांकन, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद में गणित की हिंदी लेंगे, हिंदी की शिक्षण विधियों के कितने प्रश्न हो गए? 15। संस्कृत लेंगे, कितने हो गए? 15। 15 कितने हो जाते हैं? 30 प्रश्न तो प्रत्येक लेवल वालों के लिए केवल और केवल किसके पूछे जाते हैं? शिक्षण विधियों के। पर्यावरण की बात करेंगे तो 10 पर्यावरण के यहाँ से और 10 गणित के, तो 20 इधर हो गए, 30 प्रश्न अपने उधर हो गए। इसका मतलब फर्स्ट लेवल की बात करते हैं तो 50 प्रश्न केवल अपने शिक्षण विधियों के। सेकंड लेवल की बात करेंगे तो 30 अंक विधियों की यहाँ से और 10 सामाजिक की शिक्षण विधियाँ, तो कितने हो गए? 40 अंक हो गए। और विज्ञान की बात करेंगे तो 30 तो कॉमन हो गए दोनों भाषाओं के और 10 शिक्षण विधियों गणित की और 10 शिक्षण विधियाँ विज्ञान के, 50। तो 40 से 50 प्रश्न केवल और केवल अपने किसके आ रहे हैं? शिक्षण विधियों के। यदि अपन ने पढ़ने की कोशिश की, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों को अच्छी तरह से पढ़ा है और सबकी यदि शिक्षण विद्या यदि ईमानदारी से पूरी की पूरी यदि रट डाली, पढ़ डाली, समझ डाली है, तो दोस्तों रिट में सफल होने से आपको कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। अतः सबसे ज़्यादा अपने को किसके ऊपर मेहनत करनी है? दोनों भाषाएं और शिक्षण विधियों, क्योंकि दोनों भाषाओं में समानता है कि दोनों भाषाओं में गद्यांश पूछे जाते हैं। हिंदी की शिक्षण विद्या पढ़ने के बाद में यदि संस्कृत की विद्या सोल्व करने जाएंगे तो कम से कम 90% दोनों भाषाएं एक दूसरे के आपस में मिलती जुलती, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा अपने को किसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी? शिक्षण विधियों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो कम से कम 50-60 नंबर का जो कॉमन पोर्शन है वो सबके लिए तैयार हो जाता है। धन्यवाद।